नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों में जो अपनी मनोविज्ञान का पार्ट आता है, साइकोलॉजी का, जिसमें टोटल है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। अब हालांकि आज है वो 17 तारीख हो चुकी है और 23 को आपका एग्ज़ाम है, तो 2 या 3 दिन का समय आप मान के चलिए। तो इस समय आपको क्या करना है कि जो मनोविज्ञान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको बता दूं, वो आपको है वो एक बार थोड़े से है वो रिवीजन कर लेने हैं, ताकि आपके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना जो पहली यूनिट का पार्ट आता है, जिसे हम कहते हैं बाल विकास। तो बाल विकास में आपको क्या करना चाहिए? बाल विकास की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि बाल विकास का जो इतिहास है, कि बाल विकास की वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है। और एक आता है बाल अध्ययन आंदोलन, जिसका जनक है वो स्टैनली हॉल को माना जाता है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आपको 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आता है विकास, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको याद करना है कि जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। ग्रोथ में शरीर के केवल अंगों के जो भार वगैरह होते हैं इनमें परिवर्तन होता है, जबकि विकास में शरीर के जो सभी आयाम होते हैं, शरीर के सभी पार्ट होते हैं, उनका विकास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डेवलपमेंट है, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत है, कम से कम इसके है वो 15 इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। विकास के सिद्धांत से हर बार एग्जाम में है वो एक सवाल पूछा जाता है। आपने पुराने पेपर सॉल्व किए तो आपको इसकी है वो जानकारी होगी। और उसके बाद में टॉपिक आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल, मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण का। वंशानुक्रम और वातावरण से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, या तब वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है, जैसे कि जो मेंडल का सिद्धांत है, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत है, इस प्रकार के सिद्धांत से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वातावरण और वंशानुक्रम से संबंधित कोई अंतर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो विकास की अवस्थाएं हैं, जैसे कि जो शैशवावस्था है, उसके बाद में जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, इन तीनों अवस्थाओं को आपको एक नज़र से देख लेना है कि इस अवस्था में जो प्रमुख परिभाषाएं हैं मेन वो आपको याद देख लेनी है। और उसके बाद में मेन बात आती है कि इनकी जो विशेषताएं हैं, कि प्रत्येक अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती है, कि शैशवावस्था की अलग अलग बालक में है विशेषताएं उजागर होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो वो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का पार्ट। शारीरिक विकास में आपको जो बालक की लंबाई है, ठीक है, उसके बाद में भार है, दांत है, हड्डियां हैं, शरीर और सिर का जो अनुपात है, मांसपेशियां हैं, धड़कन है, ये शिशुअवस्था में किस प्रकार से रहेगा, बाल्यावस्था में किस प्रकार से रहेगा और किशोरावस्था में किस प्रकार से रहेगा, ये आपको है वो थोड़ा देख लेना है। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो विशेष क्रियाएं हैं। विशेष क्रियाओं में आपको ध्यान रखना है, ये विशेष क्रियाएं हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि विशेष क्रियाओं में एक रूटिंग है, बिल्किंग है, मोरो है, स्टेपिंग है और बेबिंस है। ये प्रमुख रूप से 5 है, अन्य भी गौण रूप से है, लेकिन 5 ये जो प्रमुख विशेष क्रियाएं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो बालक क्रियाएं करता है ये आपको याद करनी है। और उसके बाद में पार्ट आता है चिंतन का, ठीक है, थिंकिंग। चिंतन के पहले आपको प्रकार ध्यान रखना है कि चिंतन के प्रकार कितने हैं, ठीक है। और चिंतन के बारे में बिंग और हंट का जो कथन है वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आता है पार्ट आता है स्मृति का, मेमोरी का, ठीक है। स्मृति के जो मुख्य रूप से प्रकार कितने बताए गए हैं, तो स्मृति के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद में आता है विस्मरण चक्र। विस्मरण चक्र, ये विस्मरण चक्र है, ये एबिंगहॉस ने दिया था। एबिंगहॉस ने ये बताया था कि जो बालक सीखता है तो उसके जो सीखने के तुरंत बाद जो भूलने की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, और उसके बाद में ये धीमे धीमे कम हो जाती है। तो ये विस्मरण का चक्र दिया था एबिंगहॉस ने। अगला आपको ध्यान रखना है कि जो मानसिक विकास है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास में
जो तीनों अवस्था है उसमें आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था है विशेष रूप से है वो ध्यान में रखनी है। इसमें जो शब्द भंडार भी दे रखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, वो भी आपको थोड़ा देख लेना है। और उसके बाद में है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, ये एरिक्सन ने दिया था और इन्होंने टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी। 8 अवस्थाओं में जो आपका जो ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक है, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके है वो आपस में किस प्रकार से संबंध है वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आता है पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, ये दिया था यूरी ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर, इन्होंने ये पारिस्थितिक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने वो 5 स्तर बताए थे, LMBVG, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटक मंडल। ये 5 मंडल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आती है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ ये बताई थी मैकडूगल ने, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और 14 ही समय बताए थे। ये आपको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और उसके बाद में जो ब्रिजेज है, इन्होंने जो समय बताए थे कि जन्म के समय कौन सा समय होता है, 3 माह में कौन सा समय उत्पन्न होता है, क्रोध, भय, जो भी समय है वो किस समय उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में। और उसके बाद में संवेगों के सिद्धांत है, 4 से 5 सिद्धांत है, वो आपको देख लेने हैं। और संवेग नियंत्रण की विधियां हैं। ठीक है, जिसमें समन, दमन, रेचन, जो भी प्रमुख विधियां हैं वो आपको देख लेनी है। और उसके बाद में संवेग के प्रकार, सकारात्मक संवेग कौन से हैं और नकारात्मक संवेग कौन से हैं। और उसके बाद में आता है नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास जिसे हम है वो मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इस नैतिक विकास में आपको एक कोहलबर्ग का सिद्धांत आता है, जिसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं वो आपको देखना है। और उसके बाद जीन पियाजे का सिद्धांत आपको देखना है। उसके बाद में आता है गामक विकास। ठीक है, या हमेशा वो क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं। तो गामक विकास के जो गामक कौशल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और स्थूल, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में इसके क्षेत्र, ठीक है, आत्म पोषण क्या होता है, स्व प्रसाधन क्या होता है, ये आपको थोड़े ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आता है भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इसमें आपको शब्द भंडार ध्यान रखना है कि बालक प्रथम शब्द कब बोलता है। ठीक है, 2 वर्ष तक शब्द भंडार क्या हो जाता है। और इसमें नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान रखना है। और एक होता है इसमें लेड, ठीक है, भाषा अर्जन यंत्र, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु है, वो भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। बाल विकास के बाद में जो व्यक्तित्व का पार्ट आता है, ठीक है, पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व टॉपिक में आपको एक प्रारूप उपागम आता है। प्रारूप उपागम में क्रिस्मर है, सेल्डन है, युंग है, हिपोक्रेटस है, फ्रीडमैन, रोजरमैन है। और जो त्रिगुण सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में व्यक्तित्व का जो पंचकारक मॉडल आता है, पंचकारक मॉडल जो रॉबर्ट मैक्रे और पॉल क्रिस्टल ने दिया था, ये आपको देखना है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसके बाद मनोलैंगिक विकास है। उसके बाद में आइजेंग का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है, अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता, वो आपको देख लेना है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ, जिसमें मुख्य रूप से IBT इंक ब्लॉक टेस्ट है, थेमेटिक अप्रोच टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं जिसे हमें। उसके बाद में CAT का मतलब चाइल्ड अप्रोच टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण है। इसके अलावा भी जो विधियाँ हैं वो आपको देख लेनी है। और उसके बाद में आता है समायोजन। ठीक है, ये जो प्रमुख टॉपिक है भी मैं अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि भाई हाँ वास्तव में ये टॉपिक हमें देखने चाहिए, तो आप है वो इसका अध्ययन जरूर करें। तो समायोजन में सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि समायोजन की जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि समायोजन में भग्नाशा क्या है, दबाव क्या है, द्वंद्व क्या है, तनाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें तो आपको है वो इनके बारे में थोड़ा अंतर मालूम पड़ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसके बाद में एक थोड़ा सा पॉइंट आता है टोकन इकोनॉमी का, जो स्किनर ने दिया था, वो भी आपको देख लेना है। और उसके बाद में आता है बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस। बुद्धि में आपको क्या करना है,
बुद्धि में आपको बुद्धि के प्रकार ध्यान रखने हैं। वाटसन ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। और एक अन्य विद्वान थे, इन्होंने भी बुद्धि के प्रकार बताए, वो भी आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें उन्होंने टोटल है वो 9 प्रकार बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। कौन सा व्यक्ति किस बुद्धि में आता है वो भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में बुद्धि लब्धि की सारणी की प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, सामान्य की क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, और उस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में एक प्रमुख परीक्षण आता है भाटिया बैटरीकृत परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो उप परीक्षण है उनके बारे में, और भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण आते हैं, जैसे कि बिन्ने साइमन परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण है, टर्मन मैरिल परीक्षण है। उसके बाद व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण में आपको भूलभुलैया परीक्षण, कोह ब्लॉक, पास एलॉग, घन रचना और मैन ए ड्रॉ परीक्षण, ये आपको देख लेने हैं। उसके बाद सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण, और सामूहिक अशाब्दिक में आर्मी बीटा परीक्षण, और मिश्रित परीक्षण में आपको वेस्लर का जो परीक्षण है वो आपको देख लेना है। इसके बाद में जो संवेगात्मक बुद्धि आती है, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि EA। तो इस संवेगात्मक बुद्धि के जो तत्व है 5 तत्व है लगभग, वो आपको देखने हैं। और इस बुद्धि के जो 3 प्रतिमान दे रखे हैं, गुण आधारित प्रतिमान है, एक मिश्रित प्रतिमान है, वो प्रतिमान आपको देखने हैं। और उसके बाद में जो व्यक्तिगत भिन्नता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता में आपको क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नता में आपको सर्वप्रथम जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किसने किया था वो आपको देखना है। उसके बाद में विशिष्ट बालकों के प्रकार, इसमें प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है, इसकी जो बुद्धि लब्धि क्या होती है, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, इनकी विशेषताएं हैं वो आपको देख लेनी है। उसके बाद में अधिगम अयोग्य बालक, जो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अमेरिकन एसोसिएशन ने है वो मंदबुद्धि बालकों के प्रकार बताए थे, और इसकी जो बुद्धि लब्धि बताई थी कि इस से इस तक ये बालक होता है। तो इसने जो 4 प्रकार बताए थे वे आपको देख लेने हैं। और उसके बाद में जो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, खेल है, प्रोजेक्ट है, डाल्टन है, वेनेटिका है और ड्रेकराली है। और उसके बाद में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा बताए गए जो विकलांग बालकों के 21 प्रकार है वो आपको देखने हैं। उसके बाद सृजनात्मक बालक की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में टॉलरेंस परीक्षण है, बाकर मेहदी परीक्षण है, BK पासी परीक्षण है, वे आपको देखने हैं। और उसके बाद में अनुभव शंकु जो कि एडगर डेल ने दिया था वो आपको देखना है। और उसके बाद में पार्ट आता है अपना अधिगम का, ठीक है। तो अधिगम में आपको क्या करना है, अधिगम में आपको अधिगम के जो नियम दिए थे, मुख्य और गौण नियम थॉर्नडाइक ने, वो याद करने हैं। और उसके बाद में सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का है, पावलो का है, स्किनर है, हल है, गुथरी है, इनके सिद्धांत देखने हैं। उसके बाद में पियाजे का सिद्धांत है, कोहलर है, ठीक है। कोहलर ने जो सूझ का सिद्धांत दिया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी में प्रयोग की थी। उसके बाद बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो सोपान है वो आपको देखने हैं। उसके बाद रॉबर्ट M गैने, इन्होंने जो अष्टपदीय सोपानी का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। उसके बाद में टोलमैन का अव्यक्त अधिगम है, कुर्ट लेविन का क्षत्रिय अधिगम है, मानवतावादी अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। उसके बाद में अधिगम की कठिनाइयाँ, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सारे जो विकृतियाँ आती है वो आपको देखनी है। और उसके बाद में अधिगम के वक्र, ठीक है। और अधिगम के वक्र के बाद में अभिप्रेरणा, अधिगम वक्र के बाद में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा में आपको एक तो जो अभिप्रेरणा चक्र है वो आपको देखना है। उसके बाद में अभिप्रेरणा के जो कुछ सिद्धांत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, और जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया था वो है अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में आपको है वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी। और उसके बाद में क्रियात्मक और मौलिक अनुसंधान का जो प्रमुख अंतर है वो आप पढ़ लें तो आपको आसानी से जो क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं होता है
तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान के जो 7 सोपान दे रखे हैं वो आपको देख लेने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे RTE 2009 की। RTE 2009 में आपको है वो जो 4th यूनिट है उसमें जो धाराएं दे रखी है उन धाराओं को आपको याद कर लेना है। इसमें है वो शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है, ये विशेष रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और उसके बाद में आकलन, मापन, मूल्यांकन है। इसमें आपको आकलन के प्रकार है, मापनी के प्रकार है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं जिसमें वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, इस प्रकार की 4-5 विशेषताएं हैं वो आपको देखनी। और उसके बाद में मूल्यांकन की विधियाँ। और उसके बाद में जो अपना आता है उपलब्धि परीक्षण, जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण में आपको उपलब्धि परीक्षण के प्रकार और इसकी विशेषताएं जिसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ये 4-5 विशेषताएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जहाँ से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद CCE में बात करें तो CCE में आपको ग्रेडिंग ध्यान रखनी है कि किस ग्रेड में कितना अंक बार होता है। उसके बाद में जो रचनात्मक आकलन है और योगात्मक आकलन है, FA ऐसे कितने होते हैं। उसके बाद में NCF 2005 में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में एक निबंध था, उस निबंध का नाम सभ्यता और प्रगति आपको याद रखना है और इसका प्रमुख कथन आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी रूप से यही टॉपिक है जो आपको एक बार है वो अपने दिमाग में से देख करके निकाल लेना है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आप सर्वप्रथम जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ठीक है, अभिप्रेरणा में आपको जो डेफिनेशन देखनी है उसमें गुड की डेफिनेशन है, गिलफोर्ड की डेफिनेशन है, गेट्स और अन्य की डेफिनेशन है, स्किनर है, मैकडूगल है। ये साथ ही मैं थोड़ी जल्दबाजी में बता रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को बीच में रोक करके देख सकते हैं। उसके बाद में अधिगम में आपको गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, गेट्स और अन्य, स्किनर, वुडवर्थ, पील, हिलगार्ड, स्मिथ, ये डेफिनेशन देख लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक डेफिनेशन है वो याद हो। उसके बाद में बाल विकास में आपको बर्क, क्रो एंड क्रो, स्किनर, हरलॉक, ये डेफिनेशन देखनी है। व्यक्तित्व में आलपोर्ट, वैलेंटाइन और प्लांट, ये 3 डेफिनेशन देखनी है। समायोजन में गेट्स और अन्य और सेफर, ये 2 डेफिनेशन देखनी है। और 5वीं यूनिट में आपको एक तो गेज की डेफिनेशन है, एक मॉरिसन और एक स्मिथ, ये 3 डेफिनेशन देखनी है। NCF 2005 में जसपाल कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 2 कथन आपको देखने हैं। मूल्यांकन में डांडेकर की परिभाषा, मापन में स्टीवेंस और वेस्ले ब्लूम, इनकी परिभाषा, उपलब्धि परीक्षण में गैरिसन की परिभाषा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में बुद्धि में वेक्सलर, स्टेनबर्ग, रॉस, बंकीगम, अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्पीरमैन, कॉल्सेनिक, इनकी है वो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसमें आपको स्टेन और गिलफोर्ड की डेफिनेशन याद रखनी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको गेज, मॉरिसन, स्मिथ की डेफिनेशन, ठीक है। पिछड़े बालकों में क्रो एंड क्रो, सेरिलबर्ट और गाल्टन की डेफिनेशन देख लेना। आउटकम्स ऑफ लर्निंग, इसमें आपको अधिगम की जो समानताएं हैं वो आपको देख लेनी है। तो इस प्रकार से आप साइकोलॉजी में मोटे मोटे रूप से ये टॉपिक है वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो अपना है वो एक तरह का अनुभव शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। फिर से मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।